गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं बेटा। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 संवाद। तो उसका हम एक टॉपिक तो कर चुके कि संवाद क्या होता है, संवाद और संवाद की विशेषताएं क्या हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत में संघीय व्यवस्था। तो संवाद का तो आपको पता चल गया कि भाई शासन का बंटवारा कर देना, सत्ता का 2 या 2 से अधिक स्तरों पर शासन का बंटवारा कर देना क्या है, संवाद कहलाता है जी। एक ही तरह के लोगों पर कई तरह के जो शासन के जो होता है स्तर की सरकारें होती हैं वो राज करती हैं या शासन उन पर करती हैं। ठीक है, अब अगर देखते हैं कि हमने जो बेल्जियम का था और श्रीलंका का था, तो बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किया गया था, जबकि वो तो दोनों ही छोटे छोटे देश थे। जो वहाँ पर इतनी सारी मुश्किलें आई थी, तो फिर भारत तो हमारा बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के लोग रहते, तो यहाँ पर तो सत्ता की साझेदारी बंटवारा करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब अगर हम देखें अपना 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कितना ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ठीक है, और आज़ादी के बाद हमारे पास कई सारे चैलेंजेस थे। आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्स्ट चेंजेस फेसेस इंडिया। ठीक है, तो उसमें सबसे जो पहला हमारा था कि जो भारत जो हमारा था देश, वो आज जो उसका जो मैप है वो ऐसा नहीं था। वो पहले छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, रजवाड़े थे कि राजाओं के थे वो, तो वो क्या था, सबसे पहले उनको एक करना था। ठीक है, तो भारत को राज्यों का संघ घोषित किया सबसे पहले। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का जो गठन किया गया था वो संघीय व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ था। संघ बनाना कि समूह में बनाना, मिलकर करना। ठीक है, तो अब आता है कि जब हमारा देश में इतनी सारी विविधताएं हैं और 2 तरह की सरकारें हैं, 2 स्तरीय सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में ये थे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। तो जब 2 स्तर की सरकारें होती हैं तो उसमें आएगा कि शक्तियों का जो बंटवारा किया जाए वो कैसे किया जाए। तो इसमें एक संघ सरकार है हमारी, केंद्र सरकार, और दूसरी है राज्य सरकार। अब जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो ही दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, बाद में पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन में एक तीसरा स्तर भी जोड़ा हमने। ठीक है, एक तीसरा स्तर भी उसमें जोड़ दिया गया जिसे ग्राम पंचायतें कहा गई थी। अब है इनमें कि हमने इनको अलग अलग क्षेत्र बांट दिए। ठीक है, 3 सूचियों में हमने इनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। 3 सूचियाँ कौन कौन सी बनाई? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इसके अंदर हमने विषय रख दिए कि कौन कौन से मुद्दों को कौन कौन सी सरकारें देखेगी। ठीक है, अब जो संघ सूची है जिस पर केंद्र का अधिकार है कि उस पर कोई भी नियम और कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ सरकार का है, केंद्र सरकार का है। तो अब संघ सूची के विषय कौन कौन से थे? प्रतिरक्षा, रक्षा का, डिफेंस से रिलेटेड जो भी मामले हैं, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले कि विदेश मंत्रालय को संभालना है, कैसे करना है, वो सब। तीसरा बैंकिंग, बैंक के जो भी कार्य हैं वो किसके होंगे? केंद्र सरकार उन पर निर्णय लेगी। उसके बाद क्या है? दूरसंचार, मुद्रा, इन सारों पर कौन फैसले लेगी? हमारी केंद्र सरकार के। ठीक है, अब आती है दूसरी राज्य सूची। राज्य सूची क्या है कि इस पर सिर्फ निर्णय लेने का, जो भी विषय हैं, जो भी मामले हैं, उन पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। किसका है? उसमें राज्य सरकार का है। जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे जो भी राज्य स्तरीय या स्थानीय महत्व के विषय हैं, उन पर नियम और कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। इसमें केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप अपना नहीं करेगी।
केंद्र सरकार को राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पुलिस व्यवस्था को, व्यापार को, वाणिज्य को, कृषि और सिंचाई से संबंधित जो भी व्यवस्था करनी है वो अपने स्तर पर करेगी। ठीक है। अब तीसरी आती है हमारी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या है, इस सूची के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों की सहमति से उस पर कानून बनते हैं। ठीक है, दोनों की सहमति से कानून बनते हैं। जैसे वो कौन कौन से मुद्दे हैं, वन के, शिक्षा के, मजदूर संघ के, विवाह का, गोद लेने का, जो भी ये ऐसे विषय हैं, इन पर कौन निर्णय लेता है, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन पर कानून बनाती हैं। लेकिन अगर इन मामलों पर कहीं किसी हद तक अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या है कि जो लास्ट फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का इसमें मान्य होता है। ठीक है, कि केंद्र सरकार इस पर जो भी निर्णय देगी वही बनेगा। अब आगे आता है कि अब ये तो मैम आप बोलो कि मैम ये तो बहुत से कम विषय हैं। ठीक है, तो बाकी के जो विषय हैं जो बच जाते हैं, जो संविधान बनने के बाद आए हैं, जैसे कंप्यूटर से संबंधित है या सॉफ्टवेयर से संबंधित है, कोई इस तरह के कोई भी हमारा क्षेत्र है जो आज़ादी के बाद या संविधान निर्माताओं के बाद में बने हैं, जिनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का। किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। अब हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। ठीक है, कि भाई हमने सबको साथ लेकर चलना है, तो कई राज्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बराबर का अधिकार नहीं देते। जैसे कि जब आज़ाद हुए थे हम, तो आज़ादी के टाइम पे जो रजवाड़े थे उनको मिलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। तो उन सबको साथ लाने के लिए हमने कुछ एक राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया था, जैसे जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, है ना, और अपना संविधान है जम्मू कश्मीर का, नियम कानून है। जैसे कि वहाँ पे धारा 370 लगी हुई थी, अब तो हमारे दिसंबर में धारा 370 को हटा दिया गया है। मोदी सरकार ने ये काम बहुत ही अच्छा किया है कि जो उसको हटा दिया गया है। कि इसमें पहले क्या था कि धारा 370 इस विषय में क्या कहती थी कि वो कोई भी नियम और कानून जो उनके बनते थे उस पर भारत सरकार का अधिकार नहीं होता था, बल्कि जो जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट होती थी वो अपने नियम और कानून खुद बनाती थी। ठीक है, वो भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था। भारत का हिस्सा होते हुए भी वो भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, आगे समझ। इसी तरह देश जो था वो कई छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उन सबको साथ लेने का काम एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसलिए अब कुछ ऐसे भी केंद्र थे जो छोटे आकार के होते थे और जिनको हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए, उनकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बन पाई। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप या हमारी दिल्ली है, तो इनको क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, कि केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, कि केंद्र सरकार ही इन पर निर्णय लेंगी। जो भी निर्णय लेंगी वो कौन लेंगी, केंद्र सरकार। ठीक है, तो इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया था। अब आता है कि अगर कोई भी कानून बनाना हो तो कानून कौन बनाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो न्यायपालिका है या जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो अधिकार जो दिए हुए हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उनके तहत में क्या कहा गया है फंडामेंटल प्रोविजंस में, कि कोई भी नियम और कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। मीन्स कि पहले इन्हें संसद जो है, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत की मंजूरी हो और सभी राज्यों की कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं से उससे मेंबरों से उसकी मंजूरी होना आवश्यक होती है, तभी कहीं जाके वो कानून बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ना देकर बल्कि संसद के 2/3 बहुमत से और
और राज्यों की विधानसभाओं को दी है। ठीक है, आगे आता है इसमें कि अब अगर इन संवैधानिक प्रावधानों में अगर कहीं भी आनाकानी होती है या इनमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायपालिका की। किसकी होती है? न्यायपालिका की। और ये अधिकार हमने किसको दिए हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया जाता है। फिर भी अगर उच्च न्यायालय का मामला से कोई संतुष्ट नहीं है, निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, तो आज यही था। अब कल हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है।